जय हिंद दोस्तों। 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैली खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर अपनी गाड़ी में बैठकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे, तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज आता है। कहा जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गई है और हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रेडी हो गया है। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जो कि एक अलग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे और रात 10:10 पर श्री पेरुम्बदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ हो रही थी। लगभग 10:11 पर राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंडों में चारों ओर धुआं लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए हैं, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे। The Andhra Pradesh government today is abjuring its responsibility on law and order. Instead of taking action. 22 मई की सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और पूरा देश ये देखकर हैरान था। उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो भुवनेश्वर में एक रैली में थे, उसे बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के सारे चीफ शामिल थे, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास भी इस असैसिनेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था हमला कैसे हुआ और किसने किया। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला था। देखने वाली बात ये थी दोस्तों कि इससे पहले जो दो बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, उन दोनों केसेस में हत्यारों को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है। कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था। ब्लास्ट की वजह से सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ब्लास्ट करने वाले अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर थी और कोई कॉन्क्रीट लीड भी नहीं थी। ये पूरे तरीके से एक ब्लाइंड केस था। सबको अब इसी बात का डर लग रहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना बनने लग जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन था, तो जाहिर सी बात है मीडिया और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस अनप्रेसिडेंट क्राइसिस से डील करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस ऑफिसर डीआर कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने की आर्ट के लिए उस वक्त बड़ा जाना जाता था। एसआईटी की टीम में इनके साथ देश के टॉप ऑफिसर शामिल थे। एनएसजी के हेड से लेकर मल्टीपल एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली कैपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था, पता लगाओ कौन है जिम्मेदार राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे। मीडिया में अफवाहें चलने लगी थी कि इसके पीछे एलटीटीई के तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकती है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रॉ चीफ जीएस वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को एलटीटीई ने मारा था। जीएस वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि एलटीटीई के इंटरनेशनल चीफ साथाशिवम कृष्ण कुमार उर्फ किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। जीएस वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि किट्टू एलटीटीई में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेशी साजिश है। साथ ही में इस असैसिनेशन के पीछे कश्मीरी या सिख मिलिटेंट होने की संभावना को भी डिनाई किया जाता है। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर
डॉक्टर चंद्रशेखरन जब अखबारों को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। अखबारों में इस क्राइम सीन की फोटोज छपी थी और ध्यान से देखने पर दिख रहा था लाशों के बीच एक कैमरा। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखरन अपनी टीम को इस कैमरे को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का है जिसकी खुद इस ब्लास्ट में मृत्यु हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरे को सीआईडी ने रिकवर कर लिया। सीआईडी का एक आदमी डॉक्टर चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरे से 10 फोटोग्राफ मिलती है। इनमें से एक फोटो बड़ी खास थी, एक फोटो जिसमें देखने को मिलता है हरे और नारंगी रंग की सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लेकर खड़ी थी और इस औरत से कुछ ही दूर व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी जो हाथ में नोटबुक लेकर जर्नलिस्ट की तरह खड़ा था। क्राइम सीन पर मिले सबूतों के आधार पर यह तो साफ हो गया था कि ये एक ह्यूमन बॉम्ब का यूज किया गया था। इस बॉम्ब को किसी स्टेज या गाड़ी में नहीं रखा गया था बल्कि इंसान पर लगाया गया था। फॉरेंसिक लैब को एक ब्लू डेनिम के कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे मिले थे। इससे ये साबित हुआ कि फोटो में दिख रही ये औरत खुद ही एक्चुअली ह्यूमन बॉम्ब थी। इन्हीं फोटो में तमिलनाडु पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को राजीव गांधी के पास भी देखा गया था और ब्लास्ट के बाद ये पूरी तरह से जल गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी जान बच गई। अनुसुईया बाद में बताती है कि उन्होंने इस बॉम्बर को रोकने की कोशिश की थी लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें कहा डोंट वरी, इन्हें आने दो और उसे अपने पास बुला लिया। वो जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी, राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके और ब्लास्ट हो गया। अनुसुईया ने यह भी बताया कि फोटोग्राफर हरि बाबू ही इस औरत की वीआईपी एरिया में एंट्री कराने आया था। तो एसआईटी को समझ नहीं आ रहा था हरि बाबू का भी और कुर्ता पजामा पहने आदमी का भी बॉम्बर से कोई कनेक्शन है। क्या ये दोनों भी साथ में किसी साजिश में शामिल थे? कुछ दिन बाद हरि बाबू के घर एसआईटी के द्वारा रेड मारी जाती है और उन्हें मिलता है एक चंदन की माला का बिल, वही माला जो फोटो में वो औरत लेकर खड़ी थी। इसके अलावा उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें LTTE चीफ प्रभाकरन की फोटो और हरि बाबू की अपनी गर्लफ्रेंड सुंदरी को लिखा गया एक लेटर। और इस लेटर में साफ लिखा था कि वो एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं और इस बात से ये चीज साफ हो गई थी कि LTTE डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है वेदारण्यम के शहर में, जहां पुलिस रूटीन चेकअप में तेज मोटरसाइकिल चलाने वाले को रोका जाता है। इसके एक्सेंट से पुलिस को शक हो जाता है कि यह एक श्रीलंकन तमिल है। इंटेरोगेशन के लिए इसे कस्टडी में लिया जाता है और पता चलता है कि ये शंकर कोनेश्वरन था। जब क्राइम सीन की हरि बाबू द्वारा ली गई फोटोज इसे दिखाई जाती हैं तो तुरंत व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनने वाले व्यक्ति को ये शिवरासन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। சிவரசன் அண்ணா இந்த முழு திட்டத்துக்கும் மூளையாக இந்த செயல்பட்டவர்। ये बताता है कि शिवरासन LTTE चीफ प्रभाकरन का ट्रस्टेड सोल्जर था। ये भी कंफर्म करता है कि खुद शिवरासन की लीडरशिप में पहली मई को इंडिया में 9 मेंबर हिट स्क्वाड आया था और ये खुद भी उस हिट स्क्वाड का हिस्सा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इसके पास मौजूद सभी सामान को जब्त कर लेती है और एक डायरी भी जब्त करती है जिसमें एक नलिनी नाम की लड़की का फोन नंबर लिखा गया था। इसके अलावा दास नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया गया था और तमिलनाडु पुलिस नलिनी से पूछताछ करती है लेकिन पुलिस को इसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता। 30 मई 1991 SIT द्वारा शिवरासन और सुसाइड बॉम्बर की फोटो अखबार में छपवा दी जाती है। कुछ दिनों बाद SIT को एक कॉल आती है। एक आदमी बताता है कि 21 मई की दोपहर को उसकी वाइफ ने उसके नेबर नलिनी को अखबार में छपे फोटो से मिलते जुलते लोगों के साथ देखा था। ये कहता है कि उस लड़की के हाथ में चंदन की माला भी थी। नलिनी का नाम SIT के सामने अब 2 बार आ चुका था, पहला उस डायरी में और दूसरे फोन कॉल पर यह आदमी अपनी पड़ोसी नलिनी का जिक्र कर रहा था। इसी बीच 11 जून को एजेंसी को एक रेड में LTTE की प्रोपेगेंडा की किताब द सैटेनिक फोर्स की 3000 कॉपियां मिलती है।
इस केस में भाग्यनाथन नाम के एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है जो प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और उस पर LTTE के लिटरेचर प्रिंट करने का शक था और इसी आदमी से एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। कई घंटों की इंटेरोगेशन के बाद भाग्यनाथन पुलिस को बताता है कि एक्चुअली में नलिनी उसकी बहन है और फोटो में सफेद कुर्ते वाला व्यक्ति शिवारसन है। शिवारसन की सिर्फ एक आंख है और बॉमर का नाम धानु है। यह आदमी पुलिस को साफ शब्दों में बताता है कि उसकी बहन नलिनी और उसका लवर मुरुगन यानी कि दास भी इस साजिश का हिस्सा थे। इसके अलावा शुभा नाम की एक और लड़की उनके साथ थी। धानु और शुभा LTTE के स्क्वाड की मेंबर थी जिसको ब्लैक टाइग्रेस बोला जाता था। अब एक एक करके साजिश में सभी नाम सामने आ रहे थे। शिवारसन, नलिनी और शुभा की फोटोज वाले पोस्टर्स मुरुगन की कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ पूरे तमिलनाडु में चिपकाए जाते थे। पब्लिक को कहा जाता है कि अगर ये लोग कहीं पर भी दिखाई दें तो सीधा पुलिस को फोन लगाए। IT को यह भी पता चलता है कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद मुरुगन नलिनी और उसकी मां को तिरुपति मंदिर लेकर गया था और वहां उसने नलिनी से शादी की। इन दोनों को पकड़ने के लिए एक बड़ा नाटकीय रूप से ऑपरेशन किया जाता है। 13 जून 1991 में मद्रास के साइदा वेस्ट टर्मिनल पर नलिनी और मुरुगन को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुरुगन, जो एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, उसने अरेस्ट से बचने के लिए भागने की कोशिश की। भागने में फेल रहा तो उसने साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन NSG के कमांडोज वहां टाइम पर पहुंच गई और उसे जिंदा पकड़ लिया। असल में दोस्तों, LTTE के सभी मेंबर्स के लिए साइनाइड कैप्सूल को गले में एक लॉकेट की तरह पहनना कंपलसरी था, पकड़े जाने पर, ताकि वो कुछ भी पुलिस को न बताएं। उन्हें कहा जाता था कि ये साइनाइड कैप्सूल निकाल कर खा जाओ, अरेस्ट होने से बेहतर ऑप्शन है खुद को मारना। यही कारण है कि SIT के लिए किसी भी LTTE सदस्य को जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर मिलिटेंट को पुलिस मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए NSG कमांडोज को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि LTTE के मेंबर जब भी साइनाइड के पिल्स खाएं तो उन्हें किस तरह से रोका जाए। अगर जान बचाना है तो आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर इस 3 स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब 30 सेकंड के अंदर डोज देना है और 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल अरेस्ट पहुंचना। के बाद SIT के पास कोनेश्वरन, भाग्यनाथन, नलिनी और मुरुगन थे। इनसे और बाकी कुछ और अरेस्टेड लोगों से एक साथ पूछताछ की जाती है और इससे पूरी साजिश सामने आ जाती है। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में एक अलग तमिल कंट्री बनाने के लिए लड़ रही है। बड़ी बात क्या है कि श्रीलंका में सिन्हलीस बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में है 74.9% और तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में है एट अराउंड 11.2%। हिस्टोरिकली देखा जाए तो श्रीलंका में भी वही हुआ जो बाकी और कई देशों में हुआ है, मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पर अत्याचार करना। श्रीलंकन तमिल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है और यही कारण था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और ये अपना एक सेपरेट देश डिमांड कर 1983 में इंडिया ने तमिलनाडु में मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि इंडिया LTTE की मदद लेकर अपनी साउदर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता था और श्रीलंका में पाकिस्तानी, चाइनीज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकना। 1987 तक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि श्रीलंका पर प्रेशर बढ़ने लगा था। डर था कि इंडिया खुद भी कहीं इस वॉर में न कूद जाए। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। इन अकॉर्ड के हिसाब से इंडिया को श्रीलंका में शांति इस्टेब्लिश करनी थी, लेकिन LTTE इस प्रोसेस में शामिल नहीं था। उन्होंने कहीं कोई साइन नहीं किया था, लेकिन राजीव गांधी पीस इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में डिप्लॉय कर दिया। इंडियन सरकार ने LTTE को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन LTTE ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए 7 अक्टूबर 1987 को LTTE के द्वारा इंडियन फोर्सेस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है। यहाँ पर बहुत इंटेंस फाइटिंग देखने को मिलती है। दोनों साइडों पर हजारों लोग मारे जाते हैं और ऑलमोस्ट 3 सालों तक यह युद्ध चलता है। फाइनली जाकर मार्च 1990 में इंडिया को अपनी पीस कीपिंग फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा। LTTE अपना कंट्रोल रीगेन कर लेता है और इस वक्त तक राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो चुके थे। नवंबर 1989 के इलेक्शन में इवन दो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लेकिन राजीव गांधी अपनी मेजोरिटी खो चुके। VP सिंह स्वॉन इन किए जाते हैं एज ए 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सरकार बनती है जनता दल पार्टी की, जिसमें आउटसाइड सपोर्टर था बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टीज का।
वीपी सिंह की सरकार बहुत ही अनस्टेबल सरकार थी। जो भी पॉलिटिक्स को गहराई से समझता था वो जानता था कि एक्चुअली में अब कांग्रेस की वापसी दोबारा होने वाली है। एलटीटीई के लिए राजीव गांधी के वापस प्रधानमंत्री बनने का मतलब था कि श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की वापसी होगी। इसलिए अक्टूबर 1990 में ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये राजीव गांधी की हत्या करें। वीपी सिंह की सरकार एक साल के अंदर टूट जाती है जब बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती। तो अक्टूबर 1990 में ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल में 1991 में जाकर। और एलटीटीई को ओपिनियन पोल्स देखकर और कांग्रेस के नंबर्स देखकर ये अंदाजा लग गया था कि राजीव गांधी का बड़ा चांस है इलेक्शन में दोबारा जीतने का। इसलिए नवंबर 1990 एलटीटीई के चीफ प्रभाकरन सिवारसन को इंडिया भेजते हैं। सिवारसन को वन आइड जैक भी कहा जाता था क्योंकि एक ब्लास्ट में उनकी एक आंख खराब हो गई थी, इसलिए वो ग्लास आई लगा कर रखते थे। ये तमिलनाडु में पहुंचकर अपने हाइडआउट्स बनाते हैं और असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए अपनी कजन धानु और बैकअप के तौर पर शुभा को इंडिया बुलाते हैं। एक्चुअली असैसिनेशन होने से पहले यहाँ पर 2 टेस्ट रन भी किए गए थे। दूसरे टेस्ट रन में धानु एक्चुअली में जाकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के पैर भी छुए थे। इसका मकसद था देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करना। क्या एक्चुअली में उन्हें बाईपास किया जा सकता था? क्या एक्चुअली में प्रधानमंत्री के इतने नजदीक आया जा सकता है कि उनके पैर छूने को मिले? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हाँ था। सिवारसन को जब 21 मई को राजीव गांधी की पॉलिटिकल रैली के बारे में पता चला तो यहीं पर उसने स्ट्राइक करने का प्लान बनाया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर ये प्लान फेल हो जाता तो एलटीटीई के पास एक प्लान बी भी था। दिल्ली में राजीव गांधी की हत्या करने की एक और तैयारी चल रही थी। इसके लिए 17 साल की अतिरय नाम की एक और बॉम्बर को 70 साल के एक बुजुर्ग आदमी के साथ दिल्ली में पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था। रॉ इंटेलिजेंस की सूझबूझ पर इन्हें पहाड़गंज में एक होटल से अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन में इन दोनों ने बताया कि असैसिनेशन के बाद इनका काम काठमांडू में एक एलटीटीई ऑपरेटिव से कांटेक्ट कर सिवारसन की भागने में मदद करना था। दोनों की मदद से काठमांडू में मौजूद इस एलटीटीई ऑपरेटिव को भी अरेस्ट करके दिल्ली लाया जाता है। इसके बाद सिवारसन के लिए इंडिया से नेपाल भागने का रास्ता भी बंद हो जाता है। जब पूरी साजिश सामने आ ही गई तो एसआईटी का केवल एक ही टारगेट था, सिवारसन को जिंदा पकड़ना। लेकिन सिवारसन इतना होशियार चालाक था, वो लगातार अपने हाइडआउट्स बदलता रहता था, पुलिस को मिसलीड करता रहता था। कभी सिख बनता, कभी मौलवी तो कभी पुजारी। अपने डिस्गाइजेस हर दिन बदलता रहता। इसकी फोटोज को छापकर हजारों पोस्टर देश भर में लगवाए जाते हैं। 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जाता है। लेकिन सिवारसन किसी खोज की तरह एक शहर से दूसरे शहर गायब होता रहता। सबसे बड़ा कारनामा तो सिवारसन ने तब किया जब 28 जून को पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए एक ऑयल टैंकर में छिपकर बेंगलोर आ गया। इस टैंकर के अंदर इसने अपने लिए एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें मैट्रेस, पिलो, स्नैक्स और पानी की व्यवस्था की। सिवारसन और शुभा इस चैम्बर में छुपकर पुलिस के दर्जनों चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए मद्रास से बेंगलोर पहुंच जाते हैं। ये लोग 350 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। इसके बाद एसआईटी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि सिवारसन और उसका गैंग बेंगलोर के इंदिरा नगर के एक सेफ हाउस में छिपे हैं। 2 अगस्त 1991 एसआईटी यहाँ पर एक रेड मारती है कैप्टन रविंद्र की लीडरशिप। एनएसजी के ब्लैक हैट कमांडोज की टीम अंदर घुसती है और साथ में इन्होंने लिए होते हैं साइनाइड के एंटीडोट्स। प्लान था कि अटैकर्स को जिंदा पकड़ना है, लेकिन जैसे ही एसआईटी ने घर को घेरा तो अंदर मौजूद एलटीटीई के मेंबर्स को इसका एहसास हो गया और एसआईटी के अंदर घुसने से पहले ही सबने साइनाइड खा ली। घर पहुंचने पर एनएसजी कमांडोज को सिर्फ लाशें मिली, लेकिन इन लाशों में सिवारसन का कोई नामो निशान नहीं था। लगभग 90 दिन तक टीम इंटेंसिटी के साथ सर्चिंग जारी रखती है। 18 अगस्त 1991 पुलिस को सिवारसन के एक और हाइड आउट के बारे में पता चलता है। इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेंगलोर के बाहर कोनान कुंटे में एक छोटे से पीले रंग के घर में शुभा और 5 अन्य लोग एक साथ यहाँ छिपे हुए हैं। लेकिन जब एसआईटी यहाँ पहुँचती है तो देखने को मिलता है कि इस घर को पहले से ही पुलिस की गाड़ियों ने घेर रखा है। ये तो एक सीक्रेट ऑपरेशन होना था, लेकिन इस ऑपरेशन का सरप्राइज एलिमेंट अब खत्म हो गया था। हर तरफ पुलिस वाले खड़े थे। यहाँ मौजूद हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, सबको पता चल चुका था कि राजीव गांधी हत्या का मास्टरमाइंड और उसका गैंग शायद इसी घर में छिपे। एक बार फिर से एनएसजी के ब्लैक कमांडोज इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूसिव मोमेंट था। एनएसजी के चीफ कैप्टन ए.के. रविंद्र और उनकी टीम रेड करने के लिए तैयार थी। एक बार फिर से उनके पास साइनाइड के एंटीडोट्स थे। इस बार वो जानते थे कि अगर पिछली बार की तरह थोड़ी सी भी ज्यादा देर हुई तो ये एंटीडोट्स किसी काम के नहीं रहेंगे और हमें सिर्फ लाशें मिलेंगी। इस बार ये सिवारसन को जिंदा पकड़ने के लिए बहुत ही डिटरमाइंड थे।
अपने सीनियर से इमीडिएट एक्शन की परमिशन मांगते हैं क्योंकि ये जानते थे कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो गई तो सिवारसन हाथ से निकलकर भाग सकता। लेकिन यहाँ पर इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलता है। एसआईटी, बेंगलोर पुलिस और दिल्ली में बैठे टॉप ऑफिशियल के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी थी। बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर ने अपने जवानों की सेफ्टी का हवाला देते हुए इमीडिएट रेड करने से मना कर दिया। वहां दिल्ली में बैठे सीबीआई के डायरेक्टर विजय करण ऑर्डर करते हैं कि उनके पहुंचने से पहले कोई एक्शन नहीं होगा और यहां कैप्टन रविंदर और उनकी टीम हेल्पलेस वेट करते रहते हैं। शाम के करीब 4 बजे सीबीआई डायरेक्टर विजय करण आखिरकार इस लोकेशन पर पहुंचते हैं। उनके साथ एक साइनाइड एक्सपर्ट डॉक्टर रामचरी भी आए। डॉक्टर रामचरी ने साइनाइड एंटीडोट किट्स को चेक किया और कहा कि ये एक्सपायर्ड हो चुकी है। इस पर कैप्टन रविंद्रन ने कहा कि एंटीडोट ऑफिशियल एक्सपायरी डेट के लगभग 14 दिन बाद तक भी इफेक्टिव रहती है। अगर और वेट किया तो सिवारसन हाथ से निकलकर भाग जाएगा और उनकी डॉक्टर के साथ बहस होने लगती है। तो सीबीआई के डायरेक्टर ये साफ कह देते हैं कि एनर्जी को फ्रेश एंटीडोट्स के आने तक का इंतजार करना होगा। कैप्टन रविंद्रन को समझ नहीं आया कि अगर सिवारसन को जिंदा नहीं पकड़ा गया तो इन फ्रेश स्टॉक्स का क्या फायदा। ग्वालियर से एंटीडोट्स का एक और सेट मंगाया जाता और ऐसा करने में 14 घंटे बीत जाते। ये देरी बहुत ही खतरनाक साबित होती है। 20 अगस्त की सुबह 36 घंटों की देरी के बाद एनएजी कमांडो फाइनली घर पर रेड करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कमांडो घर में घुसे तो उन्हें सिवारसन की मुर्दार बॉडी देखने को मिली। उसके साथ सुबह और बाकी सब ने भी यहाँ साइनाइड खा लिया। 21 मई को शुरू हुई यह इन्वेस्टिगेशन 20 अगस्त को सिवारसन की मौत से खत्म होती है। पूरे 90 दिनों के बाद कुछ मायनों में ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट में 26 लोगों को आरोपी बताया। 28 जनवरी साल 1998 स्पेशल टाडा कोर्ट ने इन सभी 26 आरोपियों को दोषी पाया और इन सबको मौत की सजा सुनाई। इस इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि केस के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राघव थमन को टाडा कोर्ट के फैसले आने के तुरंत बाद ही स्ट्रोक आ जाता है। इस केस में जस्टिस मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में कमीशन भी बना गया, जिसका काम असैसिनेशन के पीछे की लार्जर कॉन्स्पिरेंसी की जांच करना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1998 में निकाली। 1990 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात ने तो इसमें मोसाद जैसी इजरायली एजेंसी का हाथ होने का शक भी जताया था, लेकिन इस वाली थ्योरी का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन। अब सोनी लिव ने इस किताब की एक बड़ी शानदार एडेप्टेशन करी है, एक वेब सीरीज द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from?